आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक अच्छा शोध हम कैसे लिखें और उसके लिए हम सामाजिक शोध की किस प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने शोध को सही ढंग से पूरा करें। इसके लिए हमें सामाजिक शोध की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का पालन करना होता है। यद्यपि सामाजिक शोध की प्रक्रिया के चरणों के संबंध में विद्वानों में आम सहमति नहीं है, जैसा कि अगस्त काम्ट ने सामाजिक शोध के 5 चरणों का उल्लेख किया है, लुंडबर्ग ने 4 चरणों का उल्लेख किया है, पीवी यंग ने भी 4 चरणों का उल्लेख किया है, फ्रांसिस ने वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा शोध के संबंध में 11 चरणों का उल्लेख किया है। सभी विद्वानों के विचारों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक शोध की दृष्टि से सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के लिए हम लोग निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करते हैं। पहले सर्वप्रथम हमें समस्या का चुनाव करना है। हमें जिस विषय पर शोध करना है उसे बड़ा ही सोच समझकर हमें चुनाव करना है कि उस शोध से संबंधित हमें जानकारी है कि नहीं, वह समस्या है कि नहीं, वह हमारे लिए कितना उपयोगी होगा, लोगों के लिए कितना उपयोगी होगा, तथा उस समस्या से संबंधित हमें सामग्री प्राप्त हो जाएगी कि नहीं, तथा अन्य कई बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले शोध समस्या का चुनाव करना है। जब हम शोध समस्या का चुनाव कर लें तब हम उसके दूसरे चरण पर चलते हैं, संबंधित साहित्य का अध्ययन। जब हमारा अध्याय क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, तो हमें उससे जुड़ी हुई जितने भी साहित्य हैं, लिखित है या अलिखित है, उन सभी का अध्ययन कर लेना है। थॉमस एडिसन ने भी कहा था कि जब मैं कुछ चीज़ों का अन्वेषण करना चाहता हूँ तो मैं भूतकाल में संपादित किए गए सभी कार्यों का रसास्वादन करता हूँ, क्योंकि जब भी हमें आगे शोध करना है तो हमें सबसे पहले पीछे की सभी चीज़ों का अध्ययन कर लेना चाहिए। इसके बाद हम अगले चरण में चलते हैं, इकाइयों का निर्धारण। हम जिस भी इकाई का निर्धारण करें वह इकाई हमारे शोध से संबंधित हो और एक इकाई का दूसरे से संबंध हो, और उन इकाइयों को ही हम चुनें जो समरूपता लिए हो, एकरूपता लिए हो। और जो अस्थायी हो तथा शोध के लिए उपयोगी हो। इसके बाद हम शोध के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हमारे शोध का उद्देश्य क्या होगा। हम 2, 3 या 4 उद्देश्य बना लेते हैं। जो हमारा संबंधित विषय होता है उस विषय से संबंधित उद्देश्य का निर्धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार के उद्देश्य होते हैं उसी प्रकार की हम उपकल्पना का भी निर्धारण करते हैं। उद्देश्य को बनाने के लिए हम समाज संस्कृति की हमें विशेष जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। जो बीए के विद्यार्थी हैं वे 2 उद्देश्य बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं।
और जितने उद्देश्य बनाइए उतनी ही उपकल्पना का निर्माण हमें करना चाहिए। उपकल्पना का मतलब होता है पूर्व विचार। एक अनुमान लगाते हैं कि हमारे शोध में क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या परिणाम आने की संभावना है। अनुमान कभी कभी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये हम जब अध्याय के अंत में जाते हैं तब हम इस उपकल्पना को टेस्ट करते हैं कि जो हमने अनुमान लगाया था क्या वह सही है या गलत है। एक पूर्व विचार अनुमान लगा लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, कि हमारा अध्ययन क्षेत्र क्या होगा, हम किन क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। अगर आपको कोई गांव लेना है तो गांव का चुनाव करेंगे, कोई ब्लॉक लेना है तो ब्लॉक का चुनाव करेंगे, कोई ज़िला लेना है तो ज़िले का चुनाव करेंगे। जब इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ का चुनाव कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े क्षेत्र का हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसमें से भी हम प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं। माने किसी एक विधि के द्वारा, चाहे वह लॉटरी हो, कार्ड हो, नियमित अंकन हो, अनियमित अंकन हो, या अन्य कोई विधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रिड प्रणाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्रणालियों का प्रयोग करते हुए हम उसमें से कुछ क्षेत्रों को चुन लेते हैं। जब कुछ क्षेत्र को चुन लेंगे तो अब उस क्षेत्र में भी हम देखेंगे कि किनका हमें अध्ययन करना है, वो महिला है कि पुरुष है कि बालक है कि युवा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपने क्षेत्र का और सूचनादाताओं का निर्धारण करते हैं। इसके आगे बढ़ता है सूचना के स्रोतों का निर्धारण। सूचना को इकट्ठा करने के लिए दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत शोधकर्ता जो होता है वह पहली बार तथ्यों को इकट्ठा करता है या संकलित करता है, जैसे साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन। ये विधियां होती हैं जिनके द्वारा तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत जनगणना रिपोर्ट है, पत्र है, पत्रिका है, पुस्तिका है आदि का हम अध्ययन करते हैं, या आत्मकथा भी हो सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले चरण पर, उपकरणों तथा प्रविधियों का निर्धारण। हम किन किन उपकरणों और प्रविधियों का प्रयोग करेंगे इसको हम निश्चित कर लेंगे, और अगले चरण में हम यह परीक्षण कर लेंगे कि हमने जिन उपकरणों तथा प्रविधियों का प्रयोग किया या करने जा रहे हैं क्या वह सही है कि नहीं। इसके बाद तब हम जाकर अगले चरण में तथ्यों का अवलोकन तथा संकलन करते हैं। तथ्यों का अवलोकन संकलन प्राथमिक स्रोतों के द्वारा भी हो सकता है और द्वितीयक स्रोतों के द्वारा भी हो सकता है। यह निर्भर करता है कि आपका शोध किस प्रकार का है। जब हम यह कन्फर्म हो जाते हैं कि हम प्राथमिक तथ्यों का प्रयोग करेंगे, प्राथमिक तथ्यों के लिए प्राथमिक स्रोत के द्वारा हम तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, तो हम विशेष रूप से साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करते हैं। और साक्षात्कार अनुसूची दो प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं। एक तो इस प्रकार की साक्षात्कार अनुसूची को हम बनाएं जो पहले से ही फिक्स हो कि हाँ या नहीं में वो जवाब देगा, या फिर जो है खुली प्रश्नावली हो कि वह अपने जवाब जो लिखना चाहे लिख सकता है। विशेष रूप से छात्र छात्राओं को पहले से ही बंद प्रकार की साक्षात्कार सूची का निर्माण करना चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए। और दोनों का भी कभी कभी सम्मिलित आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ से तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। जो हमारा उत्तरदाता है उसके सामने हम प्रश्न रखते हैं, वह उस प्रश्नों का जवाब देता है। फिर इस प्रकार से हम तथ्यों को इकट्ठा कर लेते हैं। जब तथ्यों को इकट्ठा कर लेते हैं तब हम अगले चरण में चलते हैं कि तथ्यों का संपादन करते हैं।
संकेतन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं तथा सारणीयन करते हैं। संपादन का मतलब होता है कि जो एकत्रित तथ्य हैं उसको हम जांच लेते हैं, उसमें जो भी कमियां होती हैं, अस्पष्टता होती है या जो अशुद्धियां होती है उसे हम निकाल देते हैं। इसके बाद जो सही जानकारी होती है उसे अपने पास रखते हैं। इसके बाद संकेतन का कार्य करते हैं कि प्रत्येक तथ्य को एक सांकेतिक नाम प्रदान कर दिया जाता है। अगर आप किस प्रणाली के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं, कभी कभी यह कंप्यूटर के द्वारा होता है और कभी कभी यह मैनुअली भी होता है। अगर कंप्यूटर के द्वारा हो रहा तो भी हम एक संकेत दे देते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरह के क्रम संख्या दी जाती है, या अन्य भी प्रतीक दिए जा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, उसकी समानता और भिन्नता के अनुसार उसके बांट देते हैं और बांटने के बाद उसे एक सांख्यिकी सारणी में रखते हैं और गणित के तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले चरण में, तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचना। जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों के हम जो है सत्यता और असत्यता का पता लगाने के लिए उसका विश्लेषण करते हैं कि जो हमने तथ्य प्राप्त किए थे उसमें क्या हमें प्राप्त हुआ, क्या कार्य कारण या सहसंबंध है, इसका हम पता लगाते हैं। फिर हम अगले चरण में चलते हैं, सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। इसका तात्पर्य है कि प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर हम इस प्रकार व्याख्या करना है कि निदर्शन से प्राप्त निष्कर्ष संपूर्ण, समग्र एवं जनसंख्या पर लागू किए जा सकें। इसके बाद सामान्य नियम या सिद्धांतों का निर्माण करके वैज्ञानिक रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, अंत में हमें यह का अंतिम चरण होता है, जिसके प्रथम भाग में हम क्या करते हैं, शोधकर्ता जिन भी पद्धतियों का प्रयोग किया रहता है उसका उल्लेख करता है। दूसरे चरण में तथ्यों के बीच क्या कार्य कारण संबंध है उसे स्पष्ट करता है और तीसरे चरण में निष्कर्ष या नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और अंत में वो चाहे तो कोई सुझाव देना चाहे तो सुझाव दे सकता है। धन्यवाद।